हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें थे प्राकृतिक संसाधन की, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या होगा, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिसके कारण ये खत्म होते जाएंगे और ज्यादा उपयोग से प्रकृति भी नष्ट होगी, प्रकृति पर भी इसका बुरा असर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना हुआ है, यानी कि जितनी आवश्यकता हो उसी के हिसाब से हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा भी विकास होता रहे और पर्यावरण भी संतुलित रहे, पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, है ना। तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैं बिजली बनाने की बात करता हूँ, तो बिजली बनाने के लिए हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयले वाले जो संयंत्र लगे हुए हैं वो हैं कोयला से चलने वाले, जिससे क्या किया जाता है, कोयले जलाकर उसे पानी गर्म करके भाप बनाया जाता है और भाप से आपका क्या करता है, आपका जनयंत्र चलता है, डायनेमो भाप से प्रेशर किया जाता है, जिससे उसमें लगा मोटर जो है चलता है और जिससे बिजली बनती है। लेकिन अगर हम लोग ये कोयले वाले संयंत्र को छोड़कर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, यानी कि जल विद्युत संयंत्र की बात करें, तो जल विद्युत संयंत्र से क्या होगा कि वहां पे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा और जल जो है जल के उपयोग से अगर बिजली बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाइड्रो पावर प्लांट बनता है ना, बड़े बड़े डैम के पास लगाए जाते हैं नीचे टरबाइन को, और उसे लगा जनयंत्र घूमता है जिससे बिजली बनती है। लेकिन कोयले वाले में तो कोयला एक ईंधन खत्म हो रहा है, साथ ही साथ प्रदूषण भी मुक्त हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, धुआं उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण के लिए प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे संसाधनों का उपयोग करें और एक सही मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में उसका उपयोग करें, ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और उनके उपयोग से हमारा भी काम हो, हमारा भी विकास हो, है ना, हम लोग भी विकसित हो, पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग संतुलित तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिसके कारण हमारा प्रकृति, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे, उनके लिए भी प्राकृतिक संसाधन हमारे धरती पे उपलब्ध हो। अगर हम लोग कोयला का प्रयोग बृहद रूप से करते जाएं तो ये तो खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि कोयला को तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और मैंने आपको कोयला के निर्माण के बारे में पढ़ाया था कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर में, कि कोयला लाखों वर्ष तक धरती के नीचे दबे रहने के कारण, है ना, पेड़ बड़े आकार के जो पेड़ हैं वो दबे रह गए, जिसके कारण वो कोयले में कन्वर्ट होने लगा। तो ऐसा होने में फिर लाखों वर्ष लग जाएंगे, तो आने वाले पीढ़ी को कोयला मिलेगा ही नहीं, तो एक प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग संतुलित मात्रा में, आप देखो जल का उपयोग हम लोग जो कर रहे हैं, जल का उपयोग हम लोग कई तरीके से करते हैं। जल के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है, मतलब जल के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। आप सोचो ना, बिना जल के आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में जो क्रियाकलाप करते हो उसमें देख लो जल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिना जल के आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉल्यूट कर रहे हैं। इसी में नदियों में कचरा बहा रहे हैं, जिधर मन के उधर कुछ भी खा के फेंक दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं हर तरह से, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब चीज के कारक तो हम ही लोग हैं। हम मनुष्य ही धरती को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। मनुष्य ही सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है इस धरती पर। आप किसी जीव जंतु को ले लो, आप शेर को ही ले लो, क्या वो प्रदूषण फैलाता है? आप कोई भी जीव ले लो, जंतु ले लो, पेड़ पौधे ले लो, कोई भी प्रदूषण का कारक नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही है जो प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, जो धरती को विनाश के कगार पे लेके आ रहा है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में हम देखेंगे अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करके कि कैसे हम लोग उनका सही से इस्तेमाल करके उसे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वन और वन्य जीव के बारे में। ये भी आपके बहुत ही बड़े योगदान वाले हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों के लिए। ये इसमें हमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं वन से
और वन्य जीव से। हम लोग बहुत तरह से इन पे निर्भर हैं। आप देख लो वन से आप लोग को क्या क्या मिलता है। हम लोग घर में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी की वस्तुएं जो देखते हैं, या कोई सामग्री, निर्माण सामग्री देखते हैं, है ना, ईंधन जो हमें प्राप्त होते हैं, भोजन के लिए हम भोजन में उपयोग करने वाले फल हो गए, है ना, ये सब जो हो गए, ये सब की आपूर्ति हमें कहाँ से होती है? वन से ही होती है। हमें लकड़ी मिलती है, उससे हम लोग पलंग, चौकी, कुर्सी, टेबल, बहुत सारी चीजें बनवाते हैं, है ना। अब इससे वन से और क्या है, तो क्या करता है, वन जो है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, संतुलन बनाए रखता है। वन से वर्षा में वृद्धि होती है ना। टेम्परेचर में कमी आती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, ठंडा मौसम हमेशा रहेगा। अच्छा, मिट्टी का अपरदन रोकते हैं। मिट्टी का अपरदन आपको पता है कि अगर डायरेक्ट मिट्टी पे पानी पड़ेगा तो मिट्टी बहेगी, लेकिन वही घास या वन वगैरह रहेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, उस पर बारिश का पानी नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से हमें वन से लाभ है। वन जीव भी बहुत सारे हैं, उनसे उनका भी उपयोग हम लोग बहुत ज्यादा रूप से करते हैं, है ना। अब हम लोग जीव जंतुओं के छाल से देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं, बेल्ट वगैरह, चमड़े का चीज बनता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, है कि नहीं। तो जो वन होता है वह नवीकरणीय संसाधन में आएगा, क्योंकि ये जल्दी ही फिर से लग जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सारा वन खत्म कर दें और फिर रोप कर फिर आगे हम लोग सही कर सकते, नहीं। अगर हम लोग वन की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे वहां से काटे जा रहे हैं, तो साथ साथ वहां पे रोपने का भी काम होना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाने का भी काम होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आगे अगर हम लोग नष्ट कर रहे हैं कुछ, तो फिर से उसकी आपूर्ति हो सके, फिर से हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित होने से बचा रहे। इसके लिए हमें फिर से वहां पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वन का क्या क्या महत्व है। वन के महत्व के बारे में बात करते हैं। वन का महत्व, तो इसके बहुत सारे महत्व हैं। कौन कौन से महत्व हैं, चलिए इन्हीं बातों के बारे में हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। वन का महत्व, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वन पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं कैसी मूल आवश्यकताएं, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे आवास निर्माण सामग्री। घर बनाने में कितनी सारी चीजें वन से आने वाली होती हैं, देखते हैं ना जी। हमें बहुत सारे खाने की चीजें भी, जैसे घी वगैरह, वनस्पति घी आता है, या फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये हमें जो क्या कहते हैं, अरे मधु जो हमें मिलता है, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने की सामग्री हम लोग वन से ही प्राप्त करते हैं। ईंधन जल तथा भोजन का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपूर्ति होती है, यानी कि डायरेक्टली भी मिलता है और इनडायरेक्टली रूप से भी मिलता है, ठीक है। चलिए, और क्या इसका फायदा है, तो मिट्टी को क्या करते हैं, पेड़ पौधे बांध कर रखते हैं, जिससे तेज बारिश होगी तो उसका मिट्टी बहेगा नहीं, जिससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वन मिट्टी कटाव को रोकने में सहायता करते हैं।
सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। ठीक है, और क्या है जी, ये वाटर साइकिल के लिए सबसे जरूरी है, जल चक्र के लिए सबसे जरूरी है वन, क्योंकि वन नहीं रहेगा तो वर्षा कम होगी, बहुत कम होगी, गर्मी बढ़ जाएगा। लिख सकते हैं कि जल चक्र के पूर्ण होने में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, तो वनों द्वारा जो वर्षा की मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। वनों द्वारा वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जो वनों के कारण ही जो धरती का तापमान होता है वह उसमें कमी आती है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम रहेगा उतना ही हमारे मतलब बैलेंस रहेगा, तो धरती का तापमान भी क्या हो जाएगा, कम हो रहेगा, सही रहेगा, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन सही से कर पाएंगे। वनों द्वारा वातावरण के ताप में कमी आती है, है ना। वातावरण में के ताप में जो कमी आती है वो कैसे आती है, क्योंकि वन जो होते हैं वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनका संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। इनमें उपस्थित जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या करते हैं, वन में जो आपको पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण इन दोनों का संतुलन बना रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को कायम रखने में पेड़ पौधे सहायता या सहायक होते हैं। ठीक है, अगर यही वन काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, धरती का ताप बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन का दर घट जाएगा, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो। चलिए, और क्या है जी, क्या होता है, वन की अगर कमी होगी तो उसमें वास करने वाले जो जैविक प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जाती हैं, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए आवास ही खत्म होते जाएगा, तो वो तो लुप्त ही ना होंगी जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वनों के ह्रास से कई प्रकार की जैव प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। अच्छा, हम लोग वन से बहुत प्रकार के जैसे औषधि है ना, रबर, तेल वगैरह, ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग पाते हैं यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं कि वनों से हमें दुर्लभ, मतलब जो ना मिलने वाली है, बहुत कम मिलने वाली है, दुर्लभ औषधीय पौधे कर देते हैं, दुर्लभ औषधीय पौधे रेजिन, रबर, तेल आदि मिलते हैं। अच्छा, वनों से पशुओं के लिए चारा भी मिलता है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। वनों से पशुओं के लिए
पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। वनों से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें वन में, तो जो पेड़ जो होते हैं उनसे जो पत्तियां गिरती हैं तो मिट्टी पे जाएंगी और सड़ गल के क्या करती हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा देते हैं, उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। ह्यूमस उत्पन्न होता है सड़कर, जिसके कारण उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो हम लोग ये भी पॉइंट यहाँ चाहें तो डाल सकते हैं। वनों में पेड़ों कर सकते हैं, वनों में पेड़ों से गिरने वाले वनों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते मिट्टी में सड़कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता या उर्वरा शक्ति, ऐसे लिख देते हैं, उर्वरा शक्ति या उर्वरता भी लिख सकते थे, बढ़ती है। समझ गए? क्या आपने कभी यह सोचा है कि वन क्षेत्र में इतनी कमी कैसे होती जा रही है? पहले वन ज्यादा थे, यानी कि जब आदिकाल की बात करें, जिस समय वनवासी वगैरह लोग रहते थे, इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उस समय वन बहुत ज्यादा थे। अब इन क्षेत्रों में कमी कैसे आते रही है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, वन क्षेत्र में कमी के प्रमुख कारण। क्या कारण है भाई? तो देखिए, पहले आदिकाल में मनुष्यों की आवश्यकता बस लकड़ी का उपयोग सिर्फ जलावन के रूप में या झुग्गी झोपड़ी जैसे मकान बनाने के लिए लोग करते थे। लेकिन उस समय जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या उस समय बहुत ही कम थी। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और वन बहुत ज्यादा थे, जिसलिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आप देखो, जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। आप बीते हुए 10 वर्षों का ही लेके देख लो, लगभग 15-16 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई है। तो आप सोचो, इतना तेजी से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको पता है कि धरती तो नहीं बढ़ने वाली है ना। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका व्यक्तियों का उपयोग भी तो बढ़ते जाएगा, संसाधनों का उपयोग भी बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा, वन हास होने लगेगा, वन में कमी आने लगेगी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से जनसंख्या में वृद्धि हुई, शहरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण हुआ, बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां बैठने लगी, रेलवे ट्रैक बैठाने के चक्कर में जंगलों की कटाई होने लगी, खेती करने के लिए जो जमीन, उपजाऊ जमीन के लिए पेड़ों की कटाई की जाने लगी ताकि उस जमीन में खेती किया जा सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण धीरे धीरे वन खत्म होने लगे। और हमने उस समय ध्यान नहीं दिया कि वन खत्म कर रहे हैं तो इसका बुरा परिणाम हमारे ही जीवन पे पड़ने वाला है। तो हम लोग इसमें अब इन सब चीजों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा विकास के कार्य में लकड़ी की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। लगातार हमेशा वृद्धि होती गई है।
वृद्धि हुई है, जिससे वनों की मनमाने ढंग से कटाई होती रही है। जनसंख्या के वृद्धि के कारण, इसे मिल सकते हैं, जनसंख्या के वृद्धि के कारण जनसंख्या के वृद्धि के कारण खेती एवं मकान के लिए अधिक जमीन वनों की कटाई करके ही प्राप्त की जाती है। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? जलावन के व्यापक उपयोग के कारण भी वनों की कटाई होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जलावन के व्यापक उपयोग के कारण वन काटे जा रहे हैं। अच्छा, खनन कार्य में भी, या बांध बनाना, मकान बनाना, है ना, खनन कार्य और बांधों के निर्माण से वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो देख लो, कई ऐसे कारण हैं कि जिससे वन प्रदूषित हो रहे हैं, वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी प्रकृति प्रदूषित हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।